स्वर्गवासी माँ का जादुई चूल्हा। चंदापुर गांव में मिष्टी अपनी माँ सावित्री और पिता बिरजू के साथ एक छोटे से घर में रहा करती थी। मिष्टी की माँ सावित्री को खाना बनाने का बहुत शौक था, लेकिन अपनी गरीब स्थिति की वजह से वो ये अपना शौक पूरा नहीं कर सकती थी। और वहीं मिष्टी के पिता राजू गांव में ही मजदूरी करके अपना घर चलाया करते थे, लेकिन उससे भी उनके घर का ज्यादा कुछ खर्चा नहीं निकलता था। इसलिए मिष्टी की माँ सावित्री को अपना घर चलाने के लिए हमेशा कोई न कोई जुगाड़ ही करना पड़ता था। इसलिए उसने अपने घर के अंदर ही मिट्टी से एक बहुत ही बड़ा चूल्हा बनाया था, जो दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा होता है। इसलिए मिष्टी अपनी माँ से कहती है, माँ, आपने तो मिट्टी से कितना बड़ा चूल्हा बनाया है और ये दिखने में भी कितना सुंदर लग रहा है। हाँ बेटी, अब इस मिट्टी के चूल्हे पर ही मैं तुम्हारे लिए रोज स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना बनाऊंगी। क्या सच में माँ? फिर तो बहुत मजा आएगा। सावित्री के हमेशा इन्हीं जुगाड़ की वजह से मिष्टी और राजू को कभी भी अपनी गरीबी का एहसास नहीं होता था, क्योंकि सावित्री ने अपने घर के आंगन में भी थोड़ी बहुत सब्जियां उगा रखी थी, जिसमें से वो हर रोज कोई न कोई सब्जी तोड़कर सबके लिए खाना बनाया करती थी। ऐसे ही आज। अरे सावित्री, आज तो घर में एक कटोरी चावल के अलावा और कुछ नहीं है, और अब इतने में तुम क्या बनाओगी? लगता है आज हम लोगों को भूखा पेट ही सोना पड़ेगा। अरे आप क्यों चिंता कर रहे हैं जी, मेरा जादुई चूल्हा है ना, देखना मैं अभी आपके लिए कितना स्वादिष्ट खाना बनाकर लाती हूँ। सावित्री हमेशा अपने चूल्हे को जादुई चूल्हा कहती थी। भले ही उसके चूल्हे में जादू ना हो, लेकिन उसके हाथों में तो सच में जादू था। इसलिए वो फटाफट से चूल्हा जलाती है और आंगन से कुछ सब्जियां तोड़कर उन्हें चावल में मिलाकर ऊपर से मसाले डाल देती है, जिससे कुछ ही देर में बहुत ही स्वादिष्ट पुलाव बनकर तैयार हो जाता है। तभी सावित्री कहती है, ये लीजिए जी, गर्मा गर्म हरी भरी सब्जियों से भरा हुआ पुलाव, खाकर बताइए कैसा बना है। और मिष्टी बेटा, ये लो, तुम भी खा लो। उसी समय सब लोग बैठकर खाना खाने लगते हैं और खाना खाते ही राजू मुस्कुराते हुए कहता है, सच में सावित्री, अब तो मुझे भी लगता है कहीं तुम्हारे चूल्हे में सच में कोई जादू तो नहीं है। अरे इतना स्वादिष्ट पुलाव मैंने आज तक नहीं खाया है। अरे बाबा, जादू माँ के चूल्हे में नहीं बल्कि माँ के हाथों में है, तभी तो माँ हर रोज इतना स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना बनाती है। इतना कहकर सभी लोग खिलखिला के हंसने लगते हैं, और इस तरह गरीबी में रहने के बावजूद भी वे लोग एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। लेकिन ऐसे ही उनके हंसते खेलते परिवार पर अचानक से राजू के बड़े भाई सोमनाथ की नजर लग जाती है, क्योंकि राजू की एक पुश्तैनी जमीन थी जिस पर सोमनाथ अपना हक जमाना चाहता था, और इस वजह से उसने राजू को कई बार धमकी भी दी थी। लेकिन राजू ने अपने बड़े भाई की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि राजू को कहीं न कहीं ये उम्मीद थी कि एक न एक दिन उसका बड़ा भाई अपनी ये जिद छोड़ देगा। लेकिन सोमनाथ और उसकी पत्नी बहुत ही ज्यादा चालाक थी। वे किसी न किसी तरीके से राजू से वो जमीन हथियाना चाहते थे। इसलिए वो इस बारे में अपने दोस्त से बात करता है। उसी समय उसका दोस्त कहता है, मेरी मानो तो सोमनाथ, तुम इस कोर्ट कचहरी के चक्कर में मत पड़ना। खामा तुम्हारा इसमें काफी समय बर्बाद हो जाएगा और फैसला भी तुम्हारे भाई के हित में ही जाएगा। इसलिए इसके लिए तुम्हें कोई दूसरा जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तुम कहना क्या चाहते हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। देखो, अभी तुम्हारी भतीजी बहुत छोटी है, तो इस नाते अभी उस जमीन पर उसका कोई हक नहीं है। तो अगर तुम अपने भाई और उसकी पत्नी को मरवा दो तो उसकी सारी जमीन तुम्हारी हो जाएगी, फिर तुम्हें करोड़ों का मुनाफा होगा। अपने दोस्त की बात सुनकर सोमनाथ के चेहरे पर चमक आ जाती है, और फिर वो अपने दोस्त के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है और एक ट्रक ड्राइवर को पैसे देकर अपने भाई और उसकी पत्नी को मरवाने की सुपारी देता है। उसी समय उसकी पत्नी बिमला उससे कहती है, सुनिए जी, मैं तो कह रही हूँ राजू और उसकी पत्नी के साथ साथ उसकी बच्ची को भी जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए, कहीं कल को वो भी हम पर उंगली ना उठाने लगे।
तुम उसकी चिंता मत करो बिमला। राजू हर सोमवार को अपने परिवार के साथ शिव जी के मंदिर जाता है, तो कल मंदिर से आते समय तो उसके परिवार का खेल वहीं खत्म हो जाएगा। ऐसे ही अगले दिन सोमवार को राजू और उसका परिवार मंदिर जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। उसी समय मिष्टी कहती है, माँ मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है और तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है, इसलिए आज मैं आप लोगों के साथ मंदिर नहीं जा पाऊंगी। कोई बात नहीं बेटी, मैं तुम्हारे लिए अभी खिचड़ी बना देती हूँ, उसे खाकर तुम घर पर ही आराम करना, ठीक है? इतना कहकर सावित्री फटाफट से मिष्टी के लिए खिचड़ी बनाने लगती है और खिचड़ी बनाकर जब सावित्री वहाँ से जाने लगती है, उसी समय सावित्री की सारी चूल्हे की लकड़ियों में फंस जाती है। अरे ये क्या, ये मेरी साड़ी कैसे फंस गई? माँ मुझे लगता है आपका ये चूल्हा भी नहीं चाहता कि आज आप उसे छोड़कर बाहर जाओ। अच्छा अब ये लो, चुपचाप से खिचड़ी खाओ, हम जल्दी से मंदिर होकर आते हैं। और ऐसे ही मिष्टी खिचड़ी खाकर घर में ही आराम करने लगती है। वहीं राजू और सावित्री मंदिर चले जाते हैं, लेकिन मंदिर से वापस आते समय अचानक से एक बड़ी सी ट्रक उन दोनों को ठोक कर चली जाती है और उन दोनों की उसी जगह पर मौत हो जाती है। लेकिन जब उन दोनों को उठाकर घर पर लाया जाता है तो ये देखकर मिष्टी फूट फूट कर रोने लगती है। माँ, पापा, आप लोग मुझे छोड़कर क्यों चले गए? अब मैं आप लोगों के बिना कैसे रहूंगी? कौन मुझे रोज स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाएगा? माँ, पिताजी, उठिए ना। और ऐसे ही जहाँ मिष्टी का रो रो कर बुरा हाल हो रहा होता है, वहीं सोमनाथ और बिमला खड़े हुए मन ही मन मुस्कुरा रहे होते हैं। ऐसे ही राजू और सावित्री के अंतिम संस्कार के बाद सोमनाथ और बिमला मिष्टी के घर पर अपना हक जमाने लगते हैं। उसी समय मिष्टी कहने लगती है, अरे ताऊ जी, आप लोग यहाँ? और नहीं तो क्या बेटी, अब हम दोनों को यहाँ पर तो आना ही था। आज से घर हमारा है और यहाँ की हर एक चीज पे हमारा हक है। लेकिन ये घर तो मेरे माँ बाबा का है ना, तो आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? घर है नहीं, घर था, आज से ये घर हमारा है। लेकिन फिर मैं कहाँ जाऊँगी? अरे तुझे घर की क्या जरूरत है, हम तुझे रसोई में सोने देंगे ना। आज से तू वहीं रहेगी और हमारे लिए अच्छा अच्छा खाना भी बनाएगी। इतना कहकर वे लोग मिष्टी को रसोई में भेज देते हैं, जहाँ चूल्हे को देखकर मिष्टी को अपनी माँ की और भी ज्यादा याद आने लगती है। उसी समय बिमला मिष्टी को ऑर्डर देने लगती है, अरे ओ मिष्टी, जल्दी से हम लोगों के लिए अच्छी सी गर्मा गर्म चाय बना कर ले आ। लेकिन मुझे तो चाय बनानी आती ही नहीं है, मैं कैसे चाय बनाऊंगी? नहीं आती तो सीख ले, क्योंकि आज से सारा खाना भी तुझे ही बनाना होगा। इतना सुनकर मिष्टी जैसे तैसे करके चूल्हा जलाती है और फिर पानी में ही चीनी पत्ती डालकर चाय बनाकर ले आती है। और चाय पीते ही वे दोनों चाय फेंक देते हैं और कहते हैं, अरे मनहूस, ये कैसी चाय बनाई है? क्या तेरी माँ ने तुझे चाय बनाना भी नहीं सिखाया? अरे बिमला, मेरा तो चाय पी के सारा मूड ही खराब हो गया। लगता है इसे तो अपने स्टाइल में सबको सिखाना पड़ेगा, इसलिए अब से तू जब भी खराब खाना बनाएगी, मैं तुझे तब सजा दूंगी, तभी तुझे समझ में आएगा। इतना कहकर बिमला डंडे से मीनू को बहुत मारती है। और ऐसे ही दोपहर और रात में भी बिमला मिष्टी को खाना बनाने के लिए कहती है, लेकिन मिष्टी को तो खाना बनाना आता ही नहीं था, इसलिए जब भी खाना खराब होता तब तो बिमला डंडे से मिष्टी को बहुत मारती। और ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं, लेकिन मिष्टी बस हर रोज पिटाई ही खाती रहती है। तभी एक दिन जब मिष्टी अपनी माँ को याद करते हुए चूल्हे को गले लगाकर रो रही होती है और कहती है, माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? माँ, देखिए आपके जाने के बाद मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। ये चूल्हा तो हमेशा आपकी मदद करता था ना खाना बनाने में, तो फिर मैं इस पर खाना क्यों नहीं बना पा रही हूँ? क्यों ये चूल्हा मेरी मदद नहीं कर पा रहा है? माँ, मिष्टी के इतना कहते ही अचानक से उस चूल्हे में से एक रोशनी निकलती है और एक आवाज आती है, मेरी बच्ची, तू चिंता मत कर, तेरी माँ हमेशा तेरे साथ है।
इसलिए तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूँ ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। माँ, ये तो आपकी आवाज है, लेकिन आप मुझे कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही हो? कहाँ हो आप माँ? बेटी, मेरी आत्मा इस चूल्हे के अंदर ही है। और उस दिन तू सही कह रही थी, ये चूल्हा मुझे बाहर जाने से रोक रहा था, तभी तो मेरी सारी इसकी लकड़ियों में फंस गई थी। और सारी फंसने की वजह से मेरी सारी का एक टुकड़ा इस चूल्हे के अंदर ही रह गया था। इसी वजह से मेरी आत्मा इस चूल्हे के अंदर ही आकर बस गई है। और अब देखना तेरी ये माँ क्या क्या करती है। इतना सुनकर मिष्टी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उस चूल्हे को कस के गले लगा लेती है। और अगले दिन जब मिष्टी फिर से चाय बनाने जाती है तो चूल्हे से चाय अपने आप बनकर तैयार हो जाती है। और वह चाय पीते ही बिमला कहती है, अरे वाह, आज तो तूने चाय बहुत अच्छी बनाई है। चलो, मेरे मार का कुछ तो असर हो रहा है तुझ पर। और ऐसे ही मिष्टी जादुई चूल्हे की मदद से उन लोगों को रोज स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना खिलाने लगती है। और ये सब देखकर सोमनाथ हैरान हो जाता है और वो कहता है, अरे अचानक से ये मिष्टी की बच्ची इतना स्वादिष्ट खाना कैसे बनाने लगी? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, हमें इसका पता लगाना होगा। हाँ जी, ये बात तो है। और अब खाना अच्छा बन रहा है तो मैं उसे मार भी नहीं पा रही हूँ। सोचा था ऐसे ही मार मार कर एक दिन उसकी जान ले लूंगी, लेकिन लगता है अब ये प्लान भी काम नहीं आएगा। ऐसे ही अगले दिन जब मिष्टी चाय बनाने जाती है तो सोमनाथ और बिमला पीछे से खड़े होकर ये सब देख रहे होते हैं और कहते हैं, अच्छा तो ये बात है, तभी ये इतना स्वादिष्ट खाना बना रही है। लेकिन आज हम इसे नहीं छोड़ेंगे, इसे इसके ही जादुई चूल्हे में जलाकर मार देंगे। इतना कहकर बिमला और सोमनाथ जैसे ही मिष्टी को चूल्हे के अंदर धकेलने जाते हैं, वैसे ही वो चूल्हा सोमनाथ और बिमला को जलाकर राख कर देता है। और इस तरह मिष्टी और उसके माता पिता को इंसाफ मिल जाता है। और उस दिन के बाद से सारी जमीन जायदाद मिष्टी की हो जाती है और वो खुशी खुशी अपनी जादुई चूल्हे के साथ जिंदगी बिताने लगती है। जादुई जलपरी का प्यार और गरीब मछुआरा। रौनकपुर गांव में पवन नाम का एक गरीब मछुआरा रहा करता था और उस गांव के ज्यादातर लोग मछली पकड़ने का ही काम किया करते थे, क्योंकि उस गांव में ज्यादातर किसी के पास कोई रोजगार नहीं था। इसी वजह से वहाँ के लोग मछलियाँ पकड़कर उन्हें बाजार में बेचकर ही अपना गुजारा किया करते थे। और ऐसे ही पवन भी हमेशा समुद्र से मछलियाँ पकड़कर उन्हें बाजार में बेचने जाया करता था और उन्हीं पैसों से वो जैसे तैसे करके अपना घर चलाया करता था। पवन की माँ अहिल्या भी कभी कभी उसके इस काम में उसकी मदद कर दिया करती थी। ऐसे ही आज भी जब पवन समुद्र के पास मछलियाँ पकड़ने जाता है तो वो देखता है, अरे ये क्या, ये तो एक जलपरी है, लेकिन ये यहाँ कैसे आ गई? लगता है इसे काफी चोट लगी है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। पवन जैसे ही उस जलपरी को हाथ लगाने जाता है, वैसे ही वहाँ पर कुछ और मछुआरे आ जाते हैं और पवन से कहते हैं, अरे पवन, दूर हट वहाँ से, तुझे नहीं पता ये जलपरी कितनी खतरनाक होती है, ये इंसानों को जिंदा खा जाती है। अरे आप लोग ये कैसी बातें कर रहे हैं? भला यह मासूम से जलपरी किसी को क्या नुकसान पहुँचाएगी, इसलिए हमें इसकी मदद करनी चाहिए। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तू इस जलपरी की मदद करना चाहता है? अरे बड़ी मुश्किल से तो ऐसी जलपरियां हाथ लगती हैं। मैं तो कह रहा हूँ इसके सारे गहने और हीरे निकालकर इसे यहीं पर मार देते हैं, फिर सब कुछ आपस में बांट लेंगे। अरे आप लोग क्या कह रहे हो? आप लोग अपनी लालच की वजह से भला कैसे किसी की जान ले सकते हो? अरे तू अपना मुंह बंद कर, तुझे इस पर इतनी दया क्यों आ रही है? तेरी क्या लगती है ये? अच्छा, तो आप लोगों की नजर में इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं होती है? तो रुकिए, अभी बताता हूँ क्या लगती है मेरी। इतना कहकर पवन जलपरी के बह रहे खून से उसकी मांग भर देता है और कहता है, देख लिया क्या लगती है मेरी, इसलिए आज के बाद इसे हाथ लगाने के बारे में सोचना भी मत, समझे? इतना बोलकर
पवन उन मछुआरों के सामने से उस जलपरी को उठाकर अपने घर ले जाता है और वो सारे मछुआरे बस चुपचाप खड़े देखते रह जाते हैं। और पवन जैसे उस जलपरी को लेकर अपने घर पहुंचता है तो उसकी माँ उसके गोद में एक जलपरी को देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, अरे पवन बेटा, ये तू किसे उठा लाया? तू तो मछलियाँ पकड़ने गया था ना? तभी पवन अपनी माँ को सारी बातें बताता है और उसकी बात सुनकर अहिल्या कहती है, ये क्या किया तूने पवन बेटा? तूने इस जलपरी के लिए अपने गांव के लोगों से दुश्मनी ले ली और साथ में इसकी मांग भी भर दी। अरे ये एक जलपरी है, कोई इंसान नहीं जो तूने इसे शादी कर ली, वो भी इसे बचाने के लिए। बेटा तू अभी इसी वक्त इस जलपरी को वापस वहीं पर छोड़ कर आ जहाँ से तू इसे लेकर आया है। जा बेटा। माँ, कम से कम आप उन लोगों की जैसी बातें मत करिए। अरे आपको इस जलपरी की हालत दिखाई नहीं दे रही? ये भी कितनी जख्मी है और ऐसी हालत में ये कैसे भला तैर पाएगी? माँ, आप कुछ दिन रुक जाइए। जैसे ही जलपरी के जख्म भर जाएंगे तो मैं इसे वापस लोगों की नजरों से छुपाकर समुद्र में छोड़ आऊंगा। लेकिन फिलहाल इसके जख्म पर मुझे दवाई लगाने दीजिए। इतना कहकर पवन उस जलपरी के जख्मों पर दवाई लगाने लगता है और उसको ऐसा करता देख उसकी माँ भी कुछ नहीं बोल पाती। तभी कुछ देर बाद पवन अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं बाजार में मछलियाँ बेचने जा रहा हूँ, तब तक आप इस जलपरी का ख्याल रखना। इतना बोलकर पवन वहाँ से चला जाता है। उसी समय अहिल्या कहती है, हे भगवान, इतनी गरीबी में हम तो जैसे तैसे करके अपना गुजारा कर ही रहे थे, लेकिन अब इस जलपरी को क्या दूं? पता नहीं ये क्या खाती होगी। अहिल्या की ये बात सुनकर वो जलपरी कहती है, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे पता है मेरी वजह से आप लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप मुझे कुछ भी रूखा सूखा दे दीजिए, मैं खा लूंगी और फिर यहाँ से चली जाऊंगी। अच्छा, तुमसे खराब ही हुआ जा रहा है जो तुम यहाँ से चली जाओगी, इसलिए जब तक ठीक नहीं हो जाती तब तक यहीं पर ही रहोगी, और तुम ठीक हो जाओगी तो मेरा बेटा तुम्हें खुद छोड़ आएगा, समझी? माँ जी, सच में आप लोगों का दिल बहुत बड़ा है। हाँ हाँ, अब ज्यादा मस्का मारने की जरूरत नहीं है। ये लो खाना, खा लो। हमारे यहाँ पर तुम्हें ऐसा ही रूखा सूखा खाना मिलेगा। उसी के कुछ देर बाद पवन भी घर वापस आ जाता है, लेकिन उसका उदास चेहरा देखकर अहिल्या उससे कहती है, क्या हुआ पवन बेटा, तू इतनी जल्दी घर कैसे आ गया और तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? क्या हुआ, मछलियाँ नहीं बिकी क्या? नहीं माँ, वो बाजार में मुझे सभी मछुआरों ने मछली बेचने से मना कर दिया क्योंकि मैंने उनके खिलाफ जाकर जलपरी की मदद की है। हे भगवान, अब क्या होगा? मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि तुझे इस जलपरी के लिए अपने लोगों से दुश्मनी लेने की क्या जरूरत थी। अरे अब भला कैसे हम लोगों का घर चलेगा? एक यही तो मात्र सहारा था हमारा। अरे माँ, आप ऐसा मत कहिए, कहीं उस जलपरी ने सुन लिया तो उसे कितना बुरा लगेगा। मुझे पता है आप बहुत परेशान हो, लेकिन आप चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई इंतजाम कर लूँगा। पवन और अहिल्या की ये सारी बातें जलपरी सुन लेती है और पवन के मन में अपने प्रति इतना प्यार देखकर उस जलपरी के मन में भी पवन के प्रति प्यार उमड़ पड़ता है। और जब पवन शाम के समय जलपरी को दवाई लगाने जाता है तो उसे ऐसा करता देख जलपरी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, पवन, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। तुमने जिस तरह मेरी जान बचाई और जिस तरह से मेरा ख्याल रख रहे हो, ऐसा तो सिर्फ एक पति ही कर सकता है। और तुमने कहीं न कहीं मेरी मांग भरकर मुझसे शादी भी की है, तो इस नाते मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और एक पत्नी होने के नाते मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ।
ये तुम क्या कह रही हो? और तुम मेरी मदद कैसे कर सकती हो? पवन की ये बातें सुनकर जलपरी अपनी आंखें बंद करके हाथ जोड़ के कहती है, हे समुद्र लोक की महारानी, मुझे अपने इस श्राप से मुक्त कीजिए। आपने मुझे वचन दिया था कि जब कोई साफ दिल का व्यक्ति अपनी मर्जी से मेरी मांग में सिंदूर भरेगा तो आप मुझे इस जलपरी के श्राप से मुक्त कर देंगी और मुझे वापस से मनुष्य बना देंगी। जलपरी के इतना कहते ही वहाँ पर समुद्र लोक की रानी प्रकट हो जाती है और वो कहती है, कोमल, मैं तुम्हें अपने इस जलपरी के श्राप से मुक्त कर रही हूँ और अब तुम वापस अपने मनुष्य रूप में आ सकती हो। इतना कहकर वो रानी वापस वहाँ से गायब हो जाती है और उनके जाते ही वो जलपरी एक सुंदर सी लड़की में बदल जाती है और उसके शरीर पर लगे सारे जेवरात और हीरे नीचे गिर जाते हैं। और उसको इस तरह जलपरी से लड़की में बदलता देख पवन और अहिल्या दोनों ही हैरान हो जाते हैं। तभी अहिल्या कहती है, ये क्या, तुम अचानक से एक लड़की में कैसे बदल गई? कहीं तुम कोई जादुई जलपरी तो नहीं हो? नहीं माँ जी, मेरा नाम कोमल है और मैं यही पास वाले गांव में ही अपने माता पिता के साथ रहती थी और मेरे पिताजी भी एक मछुआरे हैं। लेकिन एक दिन उनकी तबीयत खराब होने की वजह से मैं उनकी जगह मछली पकड़ने चली गई थी और उसी दिन मेरे हाथ एक बहुत ही सुंदर सी जलपरी लग गई थी और मैंने अपनी लालच की वजह से उसे वापस जाने नहीं दिया। तभी वहाँ पर समुद्र लोक की रानी प्रकट हो गई और उन्होंने उस जलपरी को मुझसे छुड़ा लिया और मुझे श्राप दे दिया कि जिस तरह मैंने एक निर्दोष जलपरी को पकड़कर उसे परेशान किया है वैसे ही मेरे साथ भी होगा। और उनकी ये बात सुनकर मैंने उनसे अपनी गलती की माफी भी मांगी। मुझे माफ कर दीजिए समुद्र की रानी, मैं आइंदा से ऐसा कभी नहीं करूंगी। कृपया करके अपना श्राप वापस ले लीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। देखो लड़की, मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकती, लेकिन जिस दिन तुम्हें घायल अवस्था में देखकर कोई नेक दिल का व्यक्ति तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारी मांग में सिंदूर भरेगा, तो उस दिन तुम मेरे श्राप से मुक्त हो जाओगी और वापस से अपने मनुष्य रूप में आ जाओगी। पवन और आज तुम्हारी वजह से मैं उस श्राप से मुक्त हो गई हूँ, इसलिए ये सारे हीरे और जेवरात तुम्हारे लिए हैं। ये तुम्हारे बहुत काम आएंगे। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ। मेरे माता पिता न जाने कब से मेरा इंतजार कर रहे होंगे। कोमल बेटी, अब तुम अकेले नहीं जाओगी, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, क्योंकि तुम अब हमारे घर की बहू हो और इसीलिए हम भी तुम्हारे साथ तुम्हारे माता पिता से मिलना चाहेंगे। माँ जी, क्या आप सच कह रही हैं? आपने मुझे अपनी बहू मान लिया है? माँ बिल्कुल सही कह रही है कोमल, तुम मेरी पत्नी हो और इस घर की बहू, इसलिए अब से तुम हमारे साथ यहीं रहोगी और हम कल ही तुम्हारे घर तुम्हारे माता पिता से मिलने चलेंगे। पवन की ये बातें सुनकर कोमल की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं और अगले दिन वे लोग कोमल के साथ उसके घर जाते हैं और अपनी बेटी को वापस देखकर उसके माता पिता बहुत खुश हो जाते हैं और सारी बातें जानकर वे लोग अपनी बेटी को खुशी खुशी विदा कर देते हैं। और कुछ ही दिनों बाद वे लोग उन हीरो और जेवरात को बेचकर अपना एक बड़ा सा घर बनवाते हैं और उन्हीं पैसों से पवन अपना एक व्यापार शुरू करता है और उसी में वे कई लोगों को रोजगार देता है और गरीब और लाचार लोगों की मदद भी करता है। गौरी वर्सेस काली बेटी के लंबे बाल। एक समय की बात है, एक गांव में सरधा अपनी सौतेली माँ सोनाक्षी और अपनी सौतेली बहन काव्या के साथ रहा करती थी, क्योंकि सरधा की माँ उसे जन्म देते ही इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। इसलिए उसके पिता सोहन लाल ने उसकी देखरेख करने के लिए सोनाक्षी नाम की महिला से दूसरी शादी कर ली थी। लेकिन सोनाक्षी सरधा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि सरधा दिखने में बहुत ही ज्यादा सांवली थी, लेकिन उसके बाल बहुत ही ज्यादा लंबे और सुनहरे दिखते थे। वहीं सोनाक्षी की बेटी काव्या
दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, लेकिन उसके बाल कुछ ज्यादा लंबे नहीं थे, जिस वजह से वह सरदा से बहुत जला करती थी। तभी एक दिन ऐसे ही सोनाक्षी सरदा से कहती है, अरे ओ काली कलूटी, जरा जाकर मेरी बेटी के लिए गर्मा गर्म चाय बना कर ले आ। जी माँ, अभी बना कर लाती हूँ। इतना कहकर सरदा फटाफट से चाय बनाकर लाती है। उसी समय काव्या जानबूझकर अपना पैर सरदा के पैर में फंसा देती है, जिसकी वजह से सरदा के हाथ से चाय छलककर काव्या के बालों पर गिर जाता है और वह चिल्लाते हुए कहती है, माँ देखा आपने, इसने जानबूझकर मेरे बालों पर चाय गिरी है, क्योंकि यह मुझसे बहुत जलती है, क्योंकि मैं इससे ज्यादा सुंदर हूँ ना। नहीं माँ, ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया है, वो मैं गलती से गिर गई। उसी समय सोनाक्षी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह सरदा की बिना कोई बात सुने उसके बालों को खींचते हुए कहती है, क्यों रे मनहूस, पहले तो तू अपनी माँ को खा गई और अब तू मेरी बेटी की सुंदरता को खराब करने की सोच रही है। रुक जा, आज तो मैं तेरे इन लंबे बालों को उखाड़ कर ही दम लूंगी। ऐसा मत करिए माँ, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। प्लीज माँ, आप मेरे बाल को छोड़ दीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज माँ। उसी समय वहाँ पर अचानक से सोहन लाल आ जाता है और वो सरदा को छुड़वाते हुए कहता है, सोनाक्षी, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती मेरी फूल जैसी बच्ची के साथ ऐसा दुष्कर्म करते हुए? हाँ, नहीं आती मुझे शर्म, और मेरा बस चले ना तो मैं तुम्हारी इस काली कलूटी बच्ची को कब का जहर देकर मार चुकी होती। सोनाक्षी की ऐसी जहर भरी बातें सुनकर सोहन लाल को सोनाक्षी के साथ दूसरी शादी करने के फैसले पर बहुत पछतावा होता है और इसी दर्द को दिल में लिए सोहन लाल को अचानक से दिल का दौरा पड़ जाता है और वह भी इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, जिसके बाद सरदा उस घर में बिल्कुल अकेली पड़ जाती है और इसी बात का फायदा उठाकर सोनाक्षी और उसकी बेटी काव्या का सरदा के प्रति अत्याचार बढ़ता ही जाता है। वे लोग सरदा को घर की नौकरानी बना देते हैं, उससे दिन भर घर का सारा काम करवाते हैं और खाने के लिए घर का बचा कुचा बासी खाना देते हैं। ऐसे ही कई साल गुजर जाते हैं और काव्या और सरदा दोनों ही बड़ी हो जाती है, लेकिन काव्या के बाल उतने के उतने ही रहते हैं, वहीं सरदा के बाल घुटनों से भी नीचे तक लहरा रहे होते हैं। तभी एक दिन सोनाक्षी सरदा से कहती है, अरे ओ कल्लो, मेरे ये सारे गंदे कपड़े जल्दी से धो दे और रसोई में कुछ गंदे बर्तन भी पड़े हैं, उन्हें भी जल्दी से साफ कर दे और डाइनिंग टेबल पर कुछ बचा हुआ खाना पड़ा है, उसे जाकर खा ले। सरदा को हर रोज खाने में अपनी गोरी बहन काव्या का बचा हुआ खाना ही खाने को मिलता था या फिर रात की बची हुई बासी सूखी रोटी खाने को मिलती थी, लेकिन फिर भी सरदा अपने हिस्से की वो सूखी रोटी सुबह सुबह रोड के किनारे बैठी एक बूढ़ी औरत को खिला दिया करती थी और वो उसे घंटों बैठकर बातें भी किया करती थी। ऐसे ही आज भी। अरे काकी, ये लीजिए, रोटी खा लीजिए। अरे बेटी, तू हर रोज सुबह अपने हिस्से का आधा खाना मुझ गरीब बुढ़िया को खिला देती है और खुद आधा पेट खाकर रह जाती है। तो क्या हुआ काकी, एक आप ही तो हो जिससे मैं अपने सुख दुख बांट सकती हूँ। तो फिर ये तो सिर्फ एक खाना है, इसलिए आप ये सब छोड़िए और चलिए अब जल्दी से खाना खा लीजिए। उसी समय काव्या बड़े ही चालाकी से सोनाक्षी को लेकर बाहर आ जाती है और उसे भड़काते हुए कहती है, देख लिया माँ आपने, ये काली कलूटी कैसे हमारे घर का राशन ले जाकर गरीब भिखारियों को बांटती रहती है। अरे ये अपने आप को घर की मालकिन समझने लगी है। क्यों री मनूस, तेरा बाप क्या यहाँ पर राशन की दुकान खोल कर गया है जो तू सबको मुफ्त में खाना खिला रही है? अरे पहले तो तेरी माँ मर गई और फिर तेरा बाप, और तुझे मेरे सर पर बोझ बनाकर छोड़ गया। रुक जा, मैं तो तुझे अभी दिखाती हूँ कि आखिर सौतेलापन होता क्या है। इतना कहकर सोनाक्षी सरदा के बालों को जोर जोर से खींचने लगती है। उसी समय काव्या कहती है, माँ मैं तो कहती हूँ आज इस काली कलूटी को गंजा ही कर देते हैं। वैसे भी इसे बहुत गुमान है ना अपने इस लंबी चोटी पर, तो आज इसकी ये चोटी ही गायब कर देते हैं। नहीं नहीं माँ, भगवान के लिए ऐसा मत करिए प्लीज। सरदा गिड़गिड़ाती रहती है, लेकिन सोनाक्षी और काव्या उसकी एक नहीं सुनते
और उसके सारे लंबे बालों को काट देते हैं और उसे अपने घर से निकाल देते हैं। ऐसे में सरदा अपने आंखों में आंसू भरे जंगल की तरफ चली जाती है और चलते चलते काफी रात भी हो जाती है। उसी समय सरदा को जंगल में वो बूढ़ी काकी आते हुए दिखाई देती है। सरदा उनसे कहती है, अरे काकी, आप इस घने जंगल में क्या कर रही हो? अरे बेटी, इस बुढ़िया का ठिकाना तो यहीं पर है, लेकिन तुम बताओ, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? और ये तुम्हारे सर के इतने लंबे बाल, ये कहाँ चले गए? क्या बताऊं काकी, अब तो मेरी जिंदगी पर से भरोसा ही उठ गया है। इसलिए अब मैं जीना नहीं चाहती, क्योंकि मेरी सौतेली माँ और सौतेली बहन ने मिलकर मेरे सारे बालों को काट दिया और मुझे गंजा बना दिया। तू चिंता मत कर बेटी, मैं हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूंगी। इतना कहकर वह बूढ़ी काकी जैसे ही सरदा के सर पर हाथ फेरती है, वैसे ही सरदा के सर पर चांदी के चमचमाते हुए लंबे घने बाल आ जाते हैं। अपने इतने सुंदर बालों को देखकर सरदा कहती है, काकी, ये सब आपने कैसे किया? आप कौन हो? उसी समय वह बूढ़ी काकी एक परी में बदल जाती है और कहती है, सरदा, हैरान मत हो, मैं एक परी हूँ और मैं तुम्हारे सच्चे मन और अच्छाई को देखकर तुम्हें ये जादुई चांदी के बाल दे रही हूँ। इससे तुम जो कुछ भी मांगोगी, ये बाल तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा। इतना कहकर वह परी वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद सरदा खुशी खुशी अपने घर वापस आ जाती है। लेकिन जब वह घर वापस आती है तो देखती है कि काव्या सोनाक्षी के ऊपर जोर जोर से चिल्ला रही होती है। अरे, अब जल्दी से जाकर मेरे लिए खाना बना कर लाओ। यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? वैसे भी उस काली कलूटी को घर से निकालने के लिए किसने कहा था? तो अब ये सब काम तुम्हें ही करना पड़ेगा ना मेरी प्यारी माँ। चलो अब फटाफट से काम में लग जाओ। काव्या, ये तुम माँ से किस तरह बात कर रही हो? भूलो मत, वो मेरी भी माँ है और तुम मेरी माँ के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकती। इसलिए माँ, आप आइए, यहाँ बैठिए, मैं अभी आप सबके लिए खाना बना कर लाती हूँ। सरदा के मन में अपने लिए इतना प्यार और आदर सम्मान देखकर सोनाक्षी की आंखों में आंसू आ जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वहीं चांदी के चमचमाते बाल देखकर काव्या के मन में लालच आ जाता है और वह कहती है, मुझे माफ कर देना दीदी, पता नहीं मुझे अचानक से क्या हो गया था, लेकिन मैं दोबारा से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। लेकिन ये क्या दीदी, आपके सर पर अचानक से ये इतने सुंदर चांदी के बाल कहाँ से आ गए? बताओ ना दीदी। उसी समय सरदा अपनी सौतेली बहन और अपनी माँ को सारी बातें बता देती है और कहती है, तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं होता है ना? तो रुको, मैं अभी दिखाती हूँ। हे मेरे जादुई चांदी के बाल, दिखा दे अपना कमाल। सरदा के इतना कहते ही उसके चांदी के बाल चमक उठते हैं और उसके अंदर से ढेर सारे सोने और चांदी के सिक्के निकलने शुरू हो जाते हैं। यह देखकर सब हैरान हो जाता है और तभी रात में सबके सो जाने के बाद काव्या हाथ में कैंची लिए सरदा के कमरे में चली जाती है और कहती है, अब ये जादुई चांदी के बाल मेरे होंगे, फिर मैं इस दुनिया की सबसे अमीर इंसान बन जाऊंगी। इतना कहकर काव्या जैसे ही सरदा के बाल को काटने जाती है, उसी समय वो कैंची उल्टा काव्या के ही सारे बाल को काट देती है, जिसके बाद काव्या पूरी तरीके से गंजी हो जाती है। अपने आप को गंजा देखकर काव्या जोर जोर से चिल्लाने लगती है और उसकी आवाज सुनकर सोनाक्षी और सरदा दोनों ही उठ जाते हैं। उसी समय सरदा कहती है, अरे काव्या, ये क्या हो गया? तुम गंजी कैसी हो गई? सरदा की बात सुनकर काव्या उसे सारी बातें बता देती है और उससे अपने किए की माफी मांगती है। तभी सरदा अपने जादुई बालों का इस्तेमाल करके काव्या के बालों को वापस लौटा देती है और उस दिन के बाद से ना तो कभी सोनाक्षी और ना ही कभी काव्या सरदा के साथ किसी भी तरह का कोई गलत व्यवहार करती है। और इसी तरह सरदा अपने जादुई चांदी के बालों से गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करती है और अपने आगे की जिंदगी
खुशी खुशी व्यतीत करने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।